तो स्टेप नंबर 1 तो हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, मुझे टर्मिनल खोलना है और टर्मिनल में आके बस ये देख लेना है कि जैंगो, अभी हमारा क्या चल रहा है सीरीज, जैंगो का सीरीज चल रहा है। तो हम देख लें कि जैंगो इंस्टॉल है या नहीं, और ये देखने के लिए कमांड ऑलरेडी जानते हैं, पिप फ्रीज। और जैसे ही पिप फ्रीज लिखेंगे तो जितने भी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल हैं, जितने भी इंस्टॉल पैकेज हैं, वो सब दिख जाएगा। इसमें से अभी तक मुझे जैंगो नहीं दिखा है। अगर जैंगो इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे जैंगो दिख जाएगा क्लियरली। और अगर ये इंस्टॉल नहीं रहता, इन दैट केस क्या करते हैं हम, पिप इंस्टॉल, क्या लिखते, पिप इंस्टॉल डिजैंगो, बस ये लिख लेते। और एक कंडीशन है कि एक जब कमांड चला रहे होंगे उस समय आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये था आपका स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, मतलब पहले देख लेना कि जैंगो इंस्टॉल है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। अब मुझे पहला एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जैंगो में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कमांड डालना पड़ेगा। जा करके क्या कमांड डालना पड़ता है, django-admin, और क्या लिखना होता है, स्टार्ट, और क्या लिखते हैं, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम। अब यहाँ हम लिखते हैं वेब ऐप, क्या लिखते हैं, माई वेब ऐप, माई वेब ऐप। हमने इसका नाम क्या रखा, माई वेब ऐप। या अगर मान लो कि मैं हबनेट के नाम से बनाना चाह रहा हूँ तो नेम हमने क्या डाल दिया, हबनेट। उम्मीद है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट आपने बनाया तो यहां आप देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया होगा, बना। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आकर के आप देखेंगे तो आपको एक और फोल्डर दिखेगा उसी नाम से, जिसको जैंगो में ऐप फोल्डर कहा जाता है। और इसके बाद आपको एक फाइल भी दिखेगा manage.py। ये समझ लो कि ड्राइवर है आपके प्रोजेक्ट का, जो आपके प्रोजेक्ट को ड्राइव करेगा, चाहे वो डेटाबेस को माइग्रेट करना हो, चाहे प्रोजेक्ट को रन करना हो। ये सारा काम किसके जरिए होता है, manage.py के जरिए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अगर मैं यहाँ थोड़ा मेंशन करता जाऊँ तो नंबर 1 आपको क्या करना है, create and open a folder inside the VS Code। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या था, ओपन टर्मिनल एंड इंस्टॉल django यूजिंग, क्या कमांड डालना आपको, पिप इंस्टॉल django। ये स्टेप नंबर 2 था आपका। स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू जैंगो प्रोजेक्ट यूजिंग, क्या लिखना होगा, django-admin, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद क्या देना है आपको, प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद क्या देना है, प्रोजेक्ट नेम। अब प्रोजेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, बस। अब जैसे हमने क्या दे दिया, हबनेट। अब जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, अभी एक प्रोजेक्ट फोल्डर मिलेगा, है ना। इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट फोल्डर इन विच यू विल फाइंड, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एक ऐप फोल्डर और एक पाइथन, हाँ, वन ऐप फोल्डर एंड वन manage.py फाइल। आपको इसके अंदर क्या मिलने वाला है, 2 चीजें। अब manage.py का काम क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करना। अब प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर किसी डेटाबेस को इंपोर्ट करना, जिसको माइग्रेट करना टेक्निकली बोलेंगे, ये काम किसका होगा, manage.py का। प्रोजेक्ट को रन करना, ये काम किसका होगा, manage.py का। कोई नया सुपर यूजर बनाना, ये काम किसका होगा, manage.py का। तो ये सारा मतलब प्रोजेक्ट को जो रेगुलेट करेगा, ड्राइव करेगा, वो कौन है, manage.py।
और ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलता है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसे सेटिंग। सारा प्रोजेक्ट का सेटिंग यहाँ से किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट का सेटिंग मतलब स्टैटिक फाइल का क्या लोकेशन होगा, टेम्पलेट फाइल का क्या लोकेशन होगा, सिक्योरिटी में कौन सा सिक्योरिटी पैरामीटर्स यूज होंगे, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सेट करते हैं। URLs में जाकर के आप वो सारा URLs या राउट मतलब रास्ता, जितने भी पेज होंगे, एक वेबसाइट में मल्टीपल पेज होता है, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारा कुछ, गैलरी, ये सब कुछ, तो जितने भी पेजेस होंगे वो सारे पेज का अलग अलग क्या होगा, राउट क्रिएट होगा। अब राउट किसे कहते हैं ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बस एक सेकंड, या मान लो कि मैं अभी इसको क्या किया, ओपन किया। अब इसमें आकर के अगर हम लिखते हैं क्या, अपने tech.net, अभी अलग राउट है। जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे चेक करना राउट चेंज हुआ, इसको हम राउट या स्लग कहते हैं। जैसे ही अबाउट पे जाएंगे तो क्या होगा, ये राउट या स्लग क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ही हम जाते हैं प्लेसमेंट पे, क्या ये चेंज हो रहा है, जी हाँ। तो ये कि किस राउट पे, किस URL पे कौन सा पेज रेंडर करवाना है, ये लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे सारा, ये हम लिखते हैं URL में। कहाँ लिखना होता है, URL में। और URL के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फाइल होता है जिसको बोलते हैं व्यूज। क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ नहीं रहता है, इसको बनाना पड़ता है। अब ये हम चलो आ ही गए हैं तो बना लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, views.py। अब views.py के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, सारे फंक्शन को। एक बात और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो Django होता है, आवर Django वर्क ऑन MVT, है ना, MVT पे काम करता है। यहाँ M का मतलब क्या होता है, मॉडल। M का मतलब होता है मॉडल, और यहाँ मॉडल कहने का मतलब आप सीधा सीधा बोलो डेटाबेस। क्या बोलोगे, डेटाबेस। दूसरा क्या होता है, व्यू। यहाँ व्यू बोले तो सीधा सीधा बोलो फंक्शन। क्या, फंक्शन। और तीसरा क्या है, टेम्पलेट। यहाँ टेम्पलेट कहने का मतलब सीधा फ्रंट एंड। क्या, फ्रंट एंड। ये तीन चीज मेन है इसमें, MVT, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट्स। तो कहने का मतलब कि यहाँ हमारा व्यूज एक इम्पॉर्टेंट है, URL इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज किस व्यूज पे मतलब किस फंक्शन के कॉल पे कौन सा पेज खुलना चाहिए ये URL में लिखा जाएगा। लेकिन पेज कैसे खुलेगा, उसमें क्या डेटा रेंडर होगा, ये सारा लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा, व्यूज के अंदर। लेकिन वो किस URL पे कॉल होगा ये कहाँ लिखा जाएगा, URL के अंदर। तो व्यूज और URL दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके अलावा हमने क्या बोला था, ए मॉडल। तो यहाँ मॉडल कहीं दिख रहा है, नहीं। मॉडल कहाँ दिखेगा, सेटिंग्स में जाकर के हमें यहाँ बताना होता है कि किस डेटाबेस के साथ Django को कनेक्ट करना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट Django किस डेटाबेस को यूज करता है, SQLite को। किसको, SQLite को यूज करता है। लेकिन हम लोग चाहें तो इसको Oracle, हम लोग चाहे तो MySQL, हम लोग चाहे तो MongoDB, किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिफॉल्ट में किसके साथ कनेक्ट करता है, SQLite के साथ करता है। ये भी बात समझ में आ गई। तो चलते हैं, तो हम लोग एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी समझ लिए। नहीं, अभी पूरा कहाँ हुआ है, ये तो बाय डिफॉल्ट बना के दिया है। अब मुझे कुछ और यहाँ डायरेक्टरी बनाना होता है, और जो डायरेक्टरी बनाना होता है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, वो और दो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, एक है टेम्पलेट और दूसरा है स्टैटिक। क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो HTML का पेज होगा मल्टीपल, और जब वेबसाइट बनाएंगे तो HTML पेज में जो कंटेंट होगा उसकी स्टाइलिंग करनी होगी। स्टाइलिंग के लिए CSS लिखना होगा, उसको अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। और अब ऐसा नहीं होता कि एक वेबसाइट में जितना भी हम टेक्स्ट लिखें सबका एक ही फॉन्ट हो, सबका अलग अलग फॉन्ट भी रखते हैं, तो फॉन्ट का भी कुछ फाइल होगा। वेबसाइट है तो कुछ उसमें इमेज भी यूज़ करेंगे, तो इमेजेस भी होंगे। तो इमेज वगैरह को रखने के लिए जो बनाया जाता है एक फोल्डर, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं मीडिया। अब यहाँ आते हैं और हम लोग एक फोल्डर बना डालते हैं, किस नाम से, स्टैटिक के नाम से। पहले क्या, स्टैटिक के नाम से। और एक फोल्डर किस नाम से बना डालते हैं, टेम्पलेट के नाम से। अब अगर टेम्पलेट लिखेंगे तो टेम्पलेट ही लिखना होगा हर जगह, और टेम्पलेट्स लिखेंगे तो वही लिखेंगे। क्या पाठक जी, ये आपसे जुड़ी हुई घटना है। यहाँ क्या लिखेंगे, टेम्पलेट लिखेंगे तो टेम्पलेट ही लिखना पड़ेगा।
अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई हम वेबसाइट बनाए हैं तो वेबसाइट में तो फॉर्म होना बड़ा कॉमन चीज़ है। अगर कोई हम यूज़र को साइन अप के लिए फॉर्म देंगे या यूज़र को बोलेंगे कि तू अपना फ़ोटो भी अपलोड करो, तो यूज़र जब अपना कोई फ़ोटो अपलोड करेगा या अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो उसको भी तो कहीं स्टोर करवाएंगे ना। तो उसको जहाँ अपलोड स्टोर करवाते हैं उसको बोलते हैं मीडिया फोल्डर। क्या बोलते हैं उसको? मीडिया फोल्डर। तो टोटल ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। इसमें अब ध्यान से सुनना, ये है मेन प्रोजेक्ट फोल्डर। इस मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक बनता है ऐप का फोल्डर, जो अब नेट के नाम से मतलब प्रोजेक्ट के नाम से ही रहेगा। मीडिया के नाम से बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। इसके अंदर डायनेमिक कंटेंट रहता है। डायनेमिक कंटेंट उसको कहते हैं जो हर यूजर के द्वारा वेबसाइट यूज करने के वक्त अपलोड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक कंटेंट। और डायनेमिक कंटेंट कहाँ रहेगा? मीडिया के अंदर। स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक कंटेंट मतलब जो बदलता नहीं हो, जैसे HTML का पेज रैंडम बदलेगा क्या? नहीं। तो स्टैटिक कंटेंट कहाँ रहेगा? जैसे CSS का फाइल हो गया, जैसे फॉन्ट का फाइल हो गया, कुछ स्टैटिक इमेज है, अब वो नहीं चेंज होगा। अब जैसे मान लो मेरे ही वेबसाइट के केस में, क्या ये फाउंडर का जो फोटो है वो हमेशा बदलता रहेगा? नहीं। तो कहने का मतलब या लोगो है हमेशा बदलता रहेगा क्या? नहीं। तो जो कंटेंट क्या रहना है? स्टैटिक रहना है। उसको कहाँ रखेंगे हम? स्टैटिक के अंदर। और जितने भी HTML के पेज होंगे वो सब कहाँ रहेगा? टेम्पलेट्स के अंदर। तो स्टैटिक के अंदर चांसेस है कि आप कुछ और फोल्डर बना सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर क्या बना सकते हैं हम? CSS। जैसे इसके अंदर और क्या बना सकते हैं हम? तो बोलेंगे कि इसके अंदर हम बना सकते JS के नाम से। इसके अंदर हम किस नाम से बना सकते? फॉन्ट के नाम से। किस नाम से? फॉन्ट के नाम से। तो CSS हो गया, फॉन्ट हो गया, JS हो गया, ये सब कहाँ बना सकते हैं हम? स्टैटिक के अंदर। अगर कोई पिक डालना है तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं? पिक भी डाल सकते हैं। तो कम से कम 4 फोल्डर आप किसके अंदर बना सकते हैं? स्टैटिक के अंदर। एक CSS के नाम से, एक फॉन्ट के नाम से, एक JS के नाम से और एक पिक के नाम से। ये सारा स्टैटिक कंटेंट्स को होल्ड करेगा। तो अब जाकर के ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हुआ। तो हर Django प्रोजेक्ट में आपको इतने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पहला आपका दिखेगा ऐप का फोल्डर, जिसके अंदर कुछ पहले से फाइल बना रहता है, कुछ फाइल हम लोग बनाते हैं। इसके बाद मीडिया, इसके अंदर डायनेमिक सारे फाइल्स आएंगे। स्टैटिक, जिसके अंदर स्टैटिक फाइल आएगा। स्टैटिक फाइल में CSS हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है या स्टैटिक इमेजेस हो सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर सारा HTML का पेज आएगा। और manage.py तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ बनता है, जो हमारे प्रोजेक्ट को ड्राइव करता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आएंगे ऐप फोल्डर के अंदर। तो ऐप फोल्डर के अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर फाइल दिखेगा init.py, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ASGI वाला फाइल दिखेगा, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये जब हम आगे API वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यूज़ करेंगे। ये जो सेटिंग वाला फाइल है, इसमें आपको डे 1 से ही चेंजेस करने पड़ेंगे। पूरे अपने प्रोजेक्ट का सेटिंग आप कहाँ से करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल में से एक फाइल है आपका setting.py। दूसरा आपका फाइल है URL वाला। URL आपको कितना बनाना पड़ेगा? तो याद रखिए कि आपको उतने URLs बनाने होंगे जितने आप पेज बनाओगे। जितना पेज होगा आपका HTML का, और जितना URL होगा उतना ही आपको व्यूज भी बनाना पड़ेगा। जितना URL होगा उतना ही क्या बनाना पड़ेगा? या बोलो कि जितना व्यूज होगा उतना क्या बनाना पड़ेगा? URLs बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब व्यूज में जाके क्या करेंगे हम? फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो शुरू करें। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? मोटा मोटी मैं दोबारा से रिपीट कर दिया हूँ। अब बढ़ते हैं आगे अपना। अब इसमें सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो करना होता है माइग्रेट करने का। क्या करना होता है? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? अब माइग्रेट करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट मॉडल को। डिफ़ॉल्ट जो मॉडल्स होते हैं उसको क्या करना पड़ेगा? माइग्रेट करना पड़ेगा। श्रुति नहीं दिख रही थी हमको तब से, हाँ इसीलिए। जो माइग्रेट कर लेंगे। माइग्रेट करने के बाद क्या करना पड़ता है? सुपर यूज़र बनाना होता है। क्या करना होता है? क्रिएट सुपर यूज़र।
अब सुपर यूजर बोला जाता है प्रोजेक्ट एडमिन को। सुपर यूजर किसे बोलते हैं? प्रोजेक्ट एडमिन को, जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेट करेगा उसी को कहा जाता है सुपर यूजर। तो देखिए हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं ना 5 नंबर तक, तो माइग्रेट वाला काम करें और उसके बाद सुपर यूजर बनाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए माइग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले चलना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। कहाँ चलना पड़ेगा जी? अभी हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर नहीं है, आउटर फोल्डर के अंदर है, रिशू के पास है। तो हमें लिखना पड़ेगा CD। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और हम आ जाएंगे कहाँ पे? यहाँ से हबनेट। यहाँ आने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ आने के बाद हमें लिखना पड़ेगा नहीं, पहले लिखेंगे पाइथन, उसके बाद क्या लिखेंगे? manage.py, और उसके बाद लिखेंगे मेक। क्या लिखेंगे पहले? मेक माइग्रेशंस। इवन एस नहीं लिखेंगे तो भी ये बुरा मान जाएगा। अब बताओ यहाँ भी हम किसका यूज किए? manage.py का यूज किए या नहीं किए? अब इसमें क्या बोला? नो चेंजेस डिटेक्टेड। नो चेंजेस मतलब कोई नया इसमें हमने कोई मॉडल क्रिएट नहीं किया है, जो डिफॉल्ट था वही था। अब देखो यहाँ पे एक नया फाइल आपको दिखने लगा होगा db.sqlite3। db.sqlite3। अब अगर आप लोग में से कोई बंदा थोड़ा जो ज़्यादा दिमाग लगाता है और लाइक जय, तो उसके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये db.sqlite3 के अंदर कुछ टेबल बना होगा। जी हाँ, इसके अंदर 17 अलग अलग तरह के टेबल्स बने होते हैं। लेकिन वो टेबल देखेंगे क्या? यहाँ हम देख सकते हैं इसे क्लिक करके, क्या ये दिखाएगा VS कोड? ना, इसके बूते की बात नहीं है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है DB ब्राउजर। क्या आता है? DB ब्राउजर। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, खुद से देखना। गूगल सर्च पे जाना, लिखना DB ब्राउजर। DB ब्राउजर सॉफ्टवेयर में जब खोलोगे तो दिखेगा इसके अंदर तुम्हें 16-17 अलग अलग टेबल्स। समझ में आ रहा है? तो बाय डिफॉल्ट एक मॉडल क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमें मल्टीपल टेबल्स मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला यूज नहीं करना है, यूज करेंगे हम अपना MySQL वाला ही। ये भी मैं अभी क्लियर कर दूँ। अब बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये तो हमने क्या किया है? माइग्रेट हो गया? नहीं, माइग्रेशन के लिए अभी प्रिपेयर किया हूँ। माइग्रेशन के लिए क्या किया हूँ? प्रिपेयर किया हूँ। इसलिए मैंने लिखा था मेक माइग्रेशन। अब हम माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने के लिए कमांड थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? माइग्रेट सिर्फ लिखेंगे। मेक माइग्रेशन से प्रिपेयर किया था माइग्रेशन के लिए। अब ये तब करोगे जैसे कि मान लो पहले से हमारे पास 2 टेबल था, अरे 2 और टेबल बना दिए, तो फिर करेंगे मेक माइग्रेशन, तब करेंगे माइग्रेट, है ना? कैसे करते हो? जावा पढ़ रहे हो ना सब लोग, तो पहले कंपाइल तब न रन। अब कंपाइल कब करते हैं? जब भी प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्या करते हैं? कंपाइल। तो वैसे ही जब भी डेटाबेस में कुछ भी नया डालोगे तो पहले क्या करोगे? मेक माइग्रेशन, और तब क्या करोगे? माइग्रेट। बढ़े आगे। अब जैसे ही माइग्रेट करेंगे अब ये तुम्हें अलग अलग सारे टेबल्स को यहाँ पे ला करके दे दिया। कोई एरर है? नहीं। अब यहाँ पढ़ो, इसको मैंने क्लिक करके रखा है। अब यहाँ ये दिखेगा नहीं, और समझना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे सारे इसके डिटेल्स को? DB ब्राउज़र में। फिलहाल हम यहाँ से थोड़ा अलग हट देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये कौन सा फाइल मैं खोल के रखा था? ये वाला, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा था। बढ़े आगे। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारा का सारा टेबल आपका क्या हो गया? माइग्रेट हो गया। हाँ जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप के तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है अपना? तो अब नेक्स्ट बनता है हमारा नहीं, सुपर यूज़र के लिए पासवर्ड कहाँ सेट किए हैं? कर दिया जाए। तो इसके लिए अच्छा क्यों करना जरूरी है सुपर यूज़र के लिए, वो भी बता दें क्या? पहले रीज़न बता दें। आओ चलो हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो समझ में आएगा। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पाइथन manage.py और उसके बाद रन सर्वर, ये लिखेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, छोड़ो ना डिफ़ॉल्ट ही पे करते हैं, अभी कोई पोर्ट और कोई IP नहीं डालते हैं। अब यहाँ जाएंगे और ओपन या फॉलो लिंक पे क्लिक कर देंगे, या खुल जा भाई। चलो खुल गया, ऑल गुड। अब हम क्या करते हैं?
यहाँ जाते हैं और एक स्लग डालते हैं एडमिन। क्या लिखते हैं? एडमिन। तो ये एडमिन का पेज खुला। अब यहाँ क्या डाल करके हम लॉगिन करें? अब देखो, जो डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है वो होता है रूट। क्या होता है? रूट। और लेकिन रूट के लिए हमने कोई पासवर्ड सेट किया है क्या अभी? तो अपने मन से मान लो हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, लाइक abc@123। हमने अपने मन से क्या डाल दिया? ABC। बस अपने को खुश करने के लिए लॉगिन करेगा ना, क्योंकि हमने इसके लिए अभी कोई पासवर्ड जनरेट किया ही नहीं इस अकाउंट के लिए, तो लॉगिन कैसे कर जाएगा? तो भी नहीं करेगा जी, तो भी नहीं करेगा। देखो, जब आप कोई अकाउंट बनाओगे तो उस अकाउंट को सबसे पहले क्या करना होता है? एक्टिवेट। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आता है तो यूज़ करने से पहले क्या करते हो? उसको एक्टिवेट करते हो कि नहीं? अब तुमको डेबिट क्रेडिट का इसलिए एग्जांपल दिए बिकॉज हो सकता है कि तुम हार्डवेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं देखे होगे। गुलशन होता है या चलो अक्षत होता है तो क्या बोलते हैं कि अगर हमको बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है तो क्या करना पहले करना पड़ेगा? पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या रहता है? डीएक्टिव रहता है, डिसेबल रहता है वो। तो वही बात यहाँ भी है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा पहले, तभी ये लॉगिन कर पाएगा। तो अगर हम ब्लैंक तुम्हारे कहे अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो क्या कह रहा है कि पहले भरिए इसको। तो अब क्यों पासवर्ड या क्यों अकाउंट बनाएंगे, समझ में आया? अब इसके लिए मुझे पासवर्ड तो जनरेट करना होगा। अब प्रोजेक्ट जो रन कर रहा था उसको हम क्या कर देंगे? ब्रेक। अब प्रोजेक्ट को ब्रेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। क्या होता है? Ctrl+C। तो हमने स्टॉप कर दिया। तो अब मुझे आगे क्या करना है इसमें? तो आगे करना था मुझे एक सुपर यूज़र बनाना है, वही रूट। सुपर यूज़र बोले तो रूट। अब विंडोज़ में इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। तो सुपर यूज़र बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कुछ कमांड? जी हाँ। क्या कमांड डालना पड़ता है? वही पाइथन। तो हम क्या बोले? पूरे प्रोजेक्ट को जो ड्राइव करेगा वो कौन सा फाइल है? पाइथन। और उसके बाद क्या लिखेंगे? manage.py। और क्या लिखेंगे? क्रिएट सुपर यूज़र। क्या लिखेंगे? क्रिएट सुपर यूज़र। क्या डालेंगे यहाँ पे? रूट। और उसके बाद उसका पासवर्ड। कुछ पैरामीटर गलत डाला होगा। क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। यूजर नेम होगा। हाँ, क्रिएट सुपर यूज़र और यूज़र नेम क्या डालेंगे? रूट। और उसके बाद क्या डालना है? पासवर्ड ना? नहीं ना, क्रिएट सुपर यूज़र मैं क्रिएट सुपर यूज़र, ये तो सही लगेगा। हाँ, पहले सिर्फ सुपर यूजर तक जाइए। क्रिएट सुपर यूज़र, हाँ यहीं पे आएगा। अब ये पूछेगा कि यूज़र का नाम बताओ, यूज़र का नाम बताओ। तो यूज़र का नाम क्या डाल दें? एडमिन डाल दें कि रूट डाल दें? अगर रूट डालना है तो रूट डाल देते हैं। अब ईमेल आईडी डालना है इसका? बोलेंगे नहीं डालना है। पासवर्ड डालना है? जी हाँ, पासवर्ड इसका मैं सेट करने वाला हूँ abc@123। अब दोबारा वही abc@123। अब कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा कि बहुत छोटा है, बोले ठीक है, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवे, वाई कर देते हैं। क्या कह रहा है? सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मेन कमांड क्या था? क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट। तो इसका मतलब सुपर यूज़र क्रिएट हो गया? जी हाँ। ट्राई करें? हाँ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फिर से दोबारा प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। तो क्या डालना होगा? पाइथन manage.py रन सर्वर। और यहाँ चलता हूँ मैं, क्लिक किया दोबारा, और यहाँ उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? /admin। और यहाँ आप क्या नाम डालें? रूट। पासवर्ड क्या डालेंगे? गलत डालें? गलत पहले डाल रहा हूँ मैं, ABC डाल रहा हूँ, नहीं लॉगिन किया। अब क्या डालने वाला हूँ मैं? abc@123। जैसे ही हम सही डालेंगे लॉगिन हो जाएगा।
यस, अब देखो कितना प्यारा सा बना बनाया एक हमें दे दिया डैशबोर्ड, जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं यूज़र अकाउंट को। कि कुछ बनाना पड़ा आपको लिख करके नहीं, फ्रेमवर्क का यही फ़ायदा होता है कि इसमें सारा कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ से यूज़र अकाउंट बना सकते हो, चेंज कर सकते हैं एंड ऑल, बहुत कुछ। यहाँ तक पहुँचे सब लोग? पूरे साइट को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देख रहे होंगे। साइड भी तो कितना प्यारा सा एक गुड लुकिंग क्या बना के दे दिया आपको। वेलकम मैसेज आ गया, किस यूज़र से लॉगिन हो, साइट पे विजिट करना है तो यहीं से साइट पे जा सकते हो। पासवर्ड रूट का चेंज करना है, यहाँ से पासवर्ड बदलने के लिए एक प्यारा सा कंसोल आ जाएगा। बाहर निकलना है तो लॉग आउट पे चले जाओ, जहाँ जाना है यहाँ से अब इस तरीके से आप लॉग आउट भी कर गए। नहीं ग्रुप फॉर यूजर, यूजर्स को समझना। हाँ, ग्रुप होता है यूज़र का कलेक्शन, या यूँ कहो कि ग्रुप बेसिकली यूज़ किया जाता है, ग्रुप बेसिकली यूज़ किया जाता है यूज़र को कोई खास परमिशन देने के लिए। अच्छा एक बात बता, मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 गो यूज़र है और 100 यूज़र को सेम परमिशन देना है, तो एक एक कमा 100 बार करे पड़ेगा। एक वो ग्रुप बनाए, आप ग्रुपवा में सबको जोड़ दिए हैं 100 यूज़र उनको, तो हम वही परमिशन खाली ग्रुप पे देंगे, 100 पे चला जाएगा। मान लो 3 परमिशन देना था तो ए बी सी तीनों परमिशन हमने किस पे दिया? ग्रुप पे दिया, सारे यूजर्स पे चला गया। बाद में मेरे को लगता है सी जो परमिशन दिया नहीं रखना है, तो 100 से जाके हटावे नहीं पड़ेगा, हम किससे हटा देंगे सर? ग्रुप से हटाएंगे, सबसे हट जाएगा। तो ग्रुप इज अ लॉजिकल बाउंड्री इन विच one or more than one users are clubbed together, and group is mainly used to administrate users easily and effectively with less administrative effort। अगर हम यूजर्स को कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट डाल करके मैनेज करना चाहें तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्रुप का। ग्रुप के और भी बहुत सारे फायदे। हाँ, मेन फायदे ये। मेन फायदा क्या है? अच्छा एक बात बता, इन सबको जैंगो पढ़ना था, अगर अकेले के लिए पढ़ाना होता तो टाइम लगता, और अगर एक ग्रुप में डाल दिए सबको तो इजी, टाइम कम लगेगा, मैनेज करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो फायदा है ग्रुप का वो क्या है? इजी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मान लो तुमको 25 बच्चों या 20 बच्चों को खिलाने के लिए मम्मी बोल दी कि आने वाला थर्सडे को 20 छोटी छोटी बच्चियों को खिलाना। अब अगर अकेले अकेले खिलाना होगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, और वही अगर क्या किया जाए, एक ग्रुप में बैठा दिया जाए 20 को, तो आधे एक घंटे कितनों धीरे धीरे खाएगी, तो भी आराम से 1 घंटे में निपटा लो। तो ग्रुप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ यूजर्स। क्या बोल रहे हो जी? कहाँ, कहीं गाड़ी फंसा? अच्छा, क्या कमांड लिखे थे? चलो माइग्रेट के लिए पहला कमांड क्या लिखे थे? हाँ, पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशंस। और उसके बाद दूसरे क्या करेंगे? हाँ, एक दूसरा भी कमांड डालना है, यहाँ पे लगे हाथ आपको, और क्या डालना पड़ेगा? पाइथन manage.py माइग्रेट। खाली क्या डालेंगे? माइग्रेट। और सुपर यूजर बनाने के लिए आपको कमांड क्या डालना पड़ेगा? पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। बस इतना डालना है आपको एक सुपर यूजर बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या करना है? पहुंच गए यहां तक हम लोग। अब हमें सेटिंग करना है। आगे क्या करना है? क्या पीछे हो क्या तुम? तनु कुछ नहीं, हो गया मेरा पासवर्ड, लेकिन सर मुझे चेक करना था। तो करना, चेक करने के लिए लो, साथ में करते हैं। आओ देखो, यहाँ टर्मिनल पे जा, आ गए। टर्मिनल पे आने के बाद लिखो
CD स्पेस पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, आगे होगी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आने के बाद क्या लिखना है तुम्हें, पाइथन, और उसके बाद manage.py, और उसके बाद क्या लिखना है, रन सर्वर। बस 11 टेबल का सर वहाँ पे आप 11 कैपिटल लिए है प्रोजेक्ट का, हाँ प्रोजेक्ट का नाम कैपिटल एस से लिए है और CD हबनेट उससे दिक्कत नहीं है CFD है। क्योंकि देखो ये जो डॉस का कमांड लिख रहे हैं, डॉस का कमांड केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर वही लाइनेक्स रहता है ना तो यहाँ अगर कैपिटल था तो कैपिटल ही लिखना पड़ता। लेकिन सर मेरा गलत हो रहा लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक कैपिटल रख दिया, एक और फाइल बनाए उसका H स्मॉल रख दिया, तो फिर इसका कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी एरर आएगा, अभी बोलेगा नेम कन्फ्लिक्ट कर रहा है। लाइनेक्स में वैसा रख सकती है लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं रखती। ओएस कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं क्या, वहाँ जाके स्लैश एडमिन दे दो। गड़बड़। लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं आप रन कर दीजिए तो एंटर कर दीजिए। देखो ऐसा खुला तुम्हारे में, यस सर। ऐसा खुला देखो तो HTTP करके। अब इस पे जाओ और देखो, इस पे जाना तो थोड़ी देर के लिए रुकना, फॉलो लिंक्स आएगा उस पे क्लिक करो। देखो तो ऐसा रॉकेट लॉन्च हो गया है। वो रन सर्वर आ गया। जाने के बाद वो तो नहीं दिए, पासवर्ड दिए, ईमेल तो नहीं डाले, हाँ नहीं डाले, यूजर नेम तो नहीं डाले। यूजर नेम तो डाले ना, रूट यूजर नेम और पासवर्ड वही चीज तो डाले। हाँ सर, हो गया सर। इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग वाला फाइल्स को खोलना है। कौन सा फाइल खोलना है, settings.py फाइल। मत दो, एंटर दो। और इसमें जाकर के आपको काम क्या करना है, ओपन करना है आपको settings.py फाइल, और इसमें कुछ चेंजेस करना है। इसमें पहला चेंजेस क्या होना है, तो इसमें सबसे पहला आपको अलाउड होस्ट में जाकर के आपको क्या करना है, बस यहाँ जाना है और लिख देना है स्टार, बस ऐसे दे देना है। और नंबर 2 नंबर पे क्या करना है आपको, अलाउड होस्ट के बाद टेम्पलेट्स। क्या करना है आपको, टेम्पलेट्स में चेंजेस। अब टेम्पलेट्स में क्या करना है आपको, तो टेम्पलेट्स में जा करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो टेम्पलेट्स में जाके आपको सिर्फ लिखना होगा dir, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा, और यहाँ क्या डाल देंगे, टेम्पलेट्स। बस ये आप चेंजेस करेंगे कहाँ जा करके, टेम्पलेट्स में जा करके। अब तीसरा जो चेंजेस आपको करना पड़ेगा अभी तत्काल में, वो करना पड़ेगा किसके लिए, स्टैटिक के लिए। क्या, और यहाँ बेस dir लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बेस अंडरस्कोर dir। यही होता है ना जी श्रुति, यही होता है ना, DIRS सेक्शन में ये लिखना है। बेस dir, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टेम्पलेट। अब बेस dir एक क्या होता है, फंक्शन होता है जो रूट पाथ को फाइंड करने का काम करता है। वहाँ कॉमा होता है, स्लैश कॉमा होता है, कॉमा। अब उसके बाद बढ़ते हैं, टेम्पलेट्स के बाद हमें क्या करना होगा, स्टैटिक सेक्शन में चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, स्टैटिक पाथ सेट करना होगा। और स्टैटिक पाथ सेट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, लिखना पड़ेगा स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs। स्टैटिक फाइल। सर क्या लिखना होगा, सर हाँ अगर हम CD करें तो 2 का नाम दिखा रहा है। आपका नाम कंट्रोल उसका एंटर बराबर लेगा।
ठीक तो कर रहा है, माई कार्ट के अंदर ही ना माई कार्ट है। हाँ, लेकिन सर काम नहीं कर रहा है ना। काम क्या काम नहीं कर रहे? अगर मैं उसको सर क्रिएट पासवर्ड में क्रिएट कर दूँ हाँ? पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या लिख रही है? हाँ हाँ क्रिएट, उससे पहले माइग्रेशन की है। माइग्रेशन चलाई? माइग्रेट नहीं हुआ। माइग्रेट हुआ होगा, माइग्रेट नहीं हुआ होगा। वही तो बोल रहा हूँ। मेक माइग्रेशन चलाई होगी, माइग्रेट नहीं अच्छा देख लेते हैं इसका पाथ का गड़बड़ है। ये ज्यादा ही एक स्टेप बढ़ गई है। नहीं, अब मान लो बाघा बॉर्डर के आगे बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तानी में न घुस गए, तो सिर्फ दो को सिर्फ माइग्रेट किया तो सर। इसीलिए दो दिखाई दे रहा है, एगो पंजाब भारतों में, एगो पाकिस्तानों में। तो तुम पंजाब भारत वाला से निकल के आगे कहाँ चली गई? वही गलत हुआ था। तो एक स्टेप पीछे आ जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलोगी वो भी अपना ही पंजाब है। नहीं हाँ, ऐसा सही है बोलोगी। चलो यहाँ चलाओ, चल जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे जी? अब उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब फिर क्या लिखेंगे? वही बेस अंडरस्कोर DIR और उसके बाद कॉमा और फिर सिंगल कोट्स, और इसमें क्या लिखेंगे सर? स्टैटिक। बस इतना लिख देना आपको। मैं सब चीज़ लिखते जा रहा हूँ इसमें कि क्या डालना है आपको। चलो इसको कर लिया जाए। सब देखे कहाँ यहाँ से देख के कहाँ कर देगा पता। सर कॉमा देके या कॉमा दोनों चलता है, लेकिन कॉमा देके करो। दोनों में क्या दोनों में अंतर ये है कि कॉमा देके करेंगे तो पहले बेस DIR लिखना जरूरी है, और स्लैश देंगे तो जरूरी नहीं है। स्लैश मतलब आप पाथ एब्सोल्यूट डाल रहे हो। इसका नाम क्या है? देखो दो तरह का पाथ होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो जब एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट, तो जब एग्जैक्ट देंगे तो वहाँ फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं। जो बेस DIR लिखते हैं एक्चुअली वो फंक्शन है। चलो दिखाते हैं, आओ वो समझाने के लिए। देखो बेस DIR क्या करता है, ये तुम्हारा रूट पाथ को निकाल लेता है। देखो बेस DIR क्या है? बेस DIR क्या है? एक फंक्शन है जो पेरेंट्स का क्या निकालता है? पाथ। और उसको देखो बेस DIR क्या है? एक फंक्शन है। तो अगर हम बेस DIR जहाँ लिखेंगे तब हमको एग्जैक्ट पाथ डालने का जरूरत नहीं है, और जहाँ हम एग्जैक्ट पाथ डालेंगे वहाँ बेस DIR डालने का जरूरत नहीं है। नहीं समझे? यहाँ पे API लिखना है, वहाँ पे पाथ डालने का जरूरत है। हाँ, एग्जैक्ट पाथ डालने का जरूरत है, खाली नाम डालेंगे। फोल्डर का नाम डाल खाली नाम डालोगे, मतलब हु बहु पाथ डालने का जरूरत नहीं है। और जहाँ हु बहु पाथ डाल दिए तो फिर बेस DIR डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ अलाउड होस्ट, इसमें पहला चेंजेस करेंगे ना जी, तो अलाउड होस्ट में क्या लिखेंगे हम? सिंगल कोट्स के अंदर स्टार। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि किसी भी IP पे प्रोजेक्ट मेरा रन कर जाए। इंस्टॉल्ड ऐप बाद में करेंगे, जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो। मिडिलवेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि कोई हमें अभी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं लगाना है। टेम्पलेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। DIR में क्या डालेंगे? अब देखो यहाँ बेस DIR क्यों लिख रहे हैं? एक फंक्शन है जो रूट पाथ को निकाल के दे देगा ऑटोमेटिक। और उसका किसका रूट पाथ दो? मेरे को टेम्पलेट्स का दो। यहाँ टेम्पलेट्स ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम फोल्डर का नाम क्या रखे हैं? TMPLAT। अगर यहाँ पे कोई टेम्पलेट्स का स्पेलिंग TMPL लिखा है तो वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सही और गलत नहीं कुछ होता है, हो बहु होना चाहिए। तो आप हाँ? हम अपने में एस नहीं ना लगाए हैं, तो हम भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ टेम्पलेट लिखेंगे।
अगर लगाए होते तो हम एस लगाते यहाँ पे। तो समझ में आया। अगर मान लो जय के लिए कि अगर हम बेस dir नहीं लिखते यहाँ पे, लेट सपोज बेस dir हम ना लिखें तो हम एग्जैक्ट डालेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे स्लैश टेम्पलेट्स। अब ये डॉट स्लैश बताता है रूट को, क्या बताता है अपने पेरेंट्स फोल्डर को। तो अगर हम इतना टेंशन नहीं लेना चाहते कि कहाँ रखा गया है, अपने आप निकाल ले भाई। तो अपने आप निकाल ले भाई, इसके लिए क्या है, इसके लिए है बेस अंडरस्कोर dir। एक क्या है फंक्शन है, अभी दिखाया ना ये फंक्शन कहाँ बना रहता है, सबसे ऊपर ये वाला यहाँ लिखा हुआ है बिल्ड पाथ्स इनसाइड द प्रोजेक्ट लाइक दिस। अब ये खुद निकालेगा कि नहीं निकालेगा, यही काम है इसका। तो ये भी समझ में आया कि बेस dir क्यों लिखते हैं। बढ़ा जाए आगे। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहाँ गया, ना कहाँ लिखे हैं वो बेस टेम्पलेट्स वाला कहाँ गया, बस ये सही हो गया सबका। अब बढ़ो आगे। अब यहाँ डेटाबेस का सेटिंग करते हैं। अगर अभी करना है तो कर लो, नहीं तो अभी डेटाबेस से नहीं खेलना है तो अभी छोड़ सकते हैं। और अगर डेटाबेस से खेलना है तो यहाँ SQLite 3 के जगह क्या चेंज करेंगे, MySQL। क्या लिखेंगे यहाँ पे MySQL। अब ये होस्ट के जगह पे क्या लिखेंगे हम, होस्ट के जगह पे क्या लिखेंगे, ये सब हटेगा और होस्ट नेम के जगह पे क्या जाएगा, डेट। हाँ नेम के जगह पे क्या जाएगा, हाँ रूट नहीं जाएगा, डेटाबेस का नाम जाएगा। क्या जाएगा, नेम के जगह पे डेटाबेस का नाम जाएगा। अब बना हुआ तो है नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये एक साथ डाल दीजिए DBS पे लाइसेंस का तो 4 5 6 7 8 100 डेटाबेस अपने काम से पहले होगा सर। ऑलरेडी होगा। हबनेट एजुकेशन के नाम से बना देंगे। क्या बना दिए, तो नेम में यहाँ क्या डाल देंगे, डेटाबेस का नाम। नेम में क्या डालेंगे, डेटाबेस का नाम। अब उसके बाद डालना होता है यूज़र। क्या डालना होता है, और याद रखिए इधर ऐसे बड़ा में डालिएगा यूज़र। और यूज़र में क्या डालना पड़ेगा, इधर बड़ा मत डालिएगा नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। यूज़र के बाद फिर क्या डालना होता है, पासवर्ड। पासवर्ड में क्या डालिएगा, तो जिसका जो है वही डालिएगा, देखा देखी नहीं करना है। जिसका जो पासवर्ड है वो डालेंगे। तो नेम हो गया, यूज़र हो गया, पासवर्ड हो गया। उसके बाद होस्ट डालना पड़ता है, हालांकि होस्ट आप पहले ही डाल दो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या डालना होता है, होस्ट। होस्ट बोले तो क्या, होस्ट बोले तो यहाँ लोकल होस्ट या फिर IP जो मर्जी, लोकल होस्ट। तो होस्ट, नेम और क्या हो गया, यूज़र और पासवर्ड। और अगर इसके बाद डालना होता है तो पोर्ट डालना होता है। क्या डालना होता है, पोर्ट डालना होता है। 80 होगा वही डालेगा, हाँ जिसका 80 चेंज होगा वही ना, वो नहीं है, ये डेटाबेस का, ये डेटाबेस का पोर्ट डालना होता है SQL का। एक बार देख तो श्रुति, और कुछ है, यही इतना रहता है, मैच कर लो। तो डेटाबेस MySQL डेटाबेस से कनेक्ट होने का भी तरीका क्लियर हो गया। ये पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, होस्ट डालना पड़ेगा। होस्ट के जगह अपना IP आप डाल सकते हैं। नेम के जगह पे डेटाबेस का नाम डालिएगा। यूज़र के जगह पे आप रूट डालिएगा। पासवर्ड के जगह जो मर्जी, जो पासवर्ड है आपका वो डालिएगा। और पोर्ट के जगह पे क्या डालिएगा, हाँ वो पोर्ट डाल दीजिएगा। अब बढ़ जाए आगे। जो पोर्ट नंबर डाला है सर, चलिए तो अब आगे की बात करें। एक पार्ट और आपको अभी कॉन्फ़िगर करना बाकी है, वो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, ताकि CSS जावास्क्रिप्ट का जो कंटेंट है वो आपका रेंडर हो सके।
तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया है। क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, और उसके बाद क्या डालेंगे, इक्वल, फिर क्या देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या डालना होगा आपको, बेस dir, कॉमा, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, बस इतना चीज लिखना है आपको। ये भी आपने सेट कर दिया। अब उसके आगे क्या, कुछ नहीं, फिलहाल के लिए आप सारा सेटिंग का कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको सेटिंग में जाकर के इनिशियली 3 काम कर रहा है, अलाउड होस्ट, टेम्पलेट और स्टैटिक पाथ, और ये तीनों चीज़ हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब ये तीनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मुझे व्यूज़ बनाने होंगे और URLs बनाने होंगे। क्या बनाना होगा, व्यूज़। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे व्यूज़ क्रिएट करेंगे और कैसे URL क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी टेम्पलेट्स के अंदर आ जाएं। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिएट HTML पेजेस इनसाइड टेम्पलेट्स, है ना। तो एक HTML पेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट views.py and create function inside this file। अब उसके बाद क्या करेंगे, create URL inside urls.py, यही ना। तो चलो 11 बड़ा शुभ अंक है, अभी जब तक आया नहीं है अनुराग, हम लोग इसको खींच लें। तो कैसे करेंगे इससे, उसको ज़रा देख लिया जाए। तो HTML पेज यहाँ बना लेते हैं हम लोग टेम्पलेट्स के अंदर जाके। कैसे, यहाँ जाते हैं, क्या डालते हैं, index.html। अब यहाँ बेसिक HTML सबको लिखने आता है, ऑलरेडी लिख लेना। यहाँ क्या डाल देता हूँ मैं, होम डाल देता हूँ। क्या डाल दिया जाए, होम डाल दिया जाए। यहाँ कुछ नहीं तो हम एक मार्क्यू डाल देते हैं और अल्टरनेट डाल देते हैं बिहेवियर, और यहाँ डाल देता हूँ मैं H1, और H1 में डाल देता हूँ वेलकम टू HUBNet एजुकेशन, वेलकम टू HUBNet एजुकेशन। बस एक पेज ऐसा डाल के मैं छोड़ दिया ताकि वो स्लाइड करता रहे। अब हम चाहते ये रेंडर हो पेज, तो हमने पॉइंट नंबर कितना कंप्लीट कर लिया, क्रिएट HTML पेज इनसाइड टेम्पलेट्स। एक पेज बना लिए ना, बाकी मर्जी बनाते रहेंगे। अब अगर मान लो दूसरा पेज भी बनाना है अपने को, तो क्या करेंगे, एक पेज और बना देता हूँ मैं, about.html। क्या, about.html, बेसिक लिख लेता हूँ, कुछ नहीं। यहाँ हम लोग जा करके क्या डालते हैं, अबाउट, ऐसा डाल देते हैं। और यहाँ क्या डाला था हमने, होम। क्या डाला था, टाइटल होम। इसमें क्या डाल दिया, अबाउट। मान लीजिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक डाल देते हैं सेंटर और H1, और यहाँ डाल देता हूँ वेल या चलो, दिस इज अबाउट अस पेज ऑफ आवर साइट। ऐसा हमने कुछ मैसेज डाल दिया। अब ये सेंटर में दिखना शुरू हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि ये सारा पेज हमारा रेंडर होना चाहिए अलग अलग URLs पे। तो इसके लिए हम व्यूज़ क्रिएट करेंगे और URL क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कहाँ पे, आ जाएंगे अपने कहाँ, एप्लीकेशन ऐप वाले फोल्डर में, और ऐप फोल्डर में कहाँ आएंगे हम, व्यूज़ पे। अब व्यूज़ में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा उन मॉड्यूल को जिसके अंदर रेंडर नाम का फंक्शन होता है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम django.shortcuts import render। मुझे इसमें से क्या चाहिए, रेंडर चाहिए। अब रेंडर क्या करता है, पेज HTML पेज को, मतलब टेम्पलेट्स को रेंडर करता है ब्राउज़र के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब एक फंक्शन बनाएंगे। तो हमने फंक्शन बनाया किस नाम से, होम के नाम से, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, रिक्वेस्ट पास कर दिया। अब इसमें उसके बाद क्या करना है मुझे,
मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, रेंडर। और रेंडर को दो पैरामीटर चाहिए, एक तो रिक्वेस्ट चाहिए और सेकंड क्या चाहिए इसको, पेज। तो कौन से पेज को करना है मुझे, क्या डालेंगे यहाँ पे, index.html को कर देते हैं। चलो ये तो होम के लिए हो गया। उसी तरीके से किसके लिए बना दें, अबाउट के लिए बना देते हैं। क्या डाल देते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट। और क्या बना दिया जाए यहाँ पे, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो भैया, रेंडर। और यहाँ क्या करना है मुझे, रिक्वेस्ट। और फिर क्या करना है, अबाउट। पेजवा का नाम क्या रखे थे हम, अबाउट ही रखे थे, तो यहाँ अबाउट डालेंगे। और इंडेक्स रखे थे तो इंडेक्स डाले थे, तो यहाँ क्या डालेंगे, about.html, दैट्स इट। तो देखो हमें जितना भी फंक्शन बनाना था फिलहाल के लिए वो मैंने फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, URL पे जाके। ये कॉल कहाँ से होगा, URL से जा करके। तो देखो हमने कहाँ तक का काम किया, पॉइंट नंबर 10 तक हमने निपटा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, URL क्रिएट करेंगे। हाँ जी, तो URL के लिए कहाँ चलते हैं हम लोग, url.py में। अब यहाँ url.py में आकर के हम क्या लिखेंगे, पाथ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ इंपोर्ट, हाँ उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम Django Django हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हबनेट। फ्रॉम hubnet.views। और क्या यहाँ से करना है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट इसमें से क्या करना है मुझे, ऑल भी कर सकते हैं। हाँ अभी तो ऑल ही करना समझदारी है, क्योंकि बहुत सारा फंक्शन लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट स्टार। और इसमें अब मुझे क्या करना है, होम पे क्या ब्राउज करना है, होम काहे को, सिर्फ फंक्शन का नाम ना, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे। और फिर दूसरा क्या है, स्लैश नहीं, पहले क्या लिखेंगे, अबाउट अस, और तब स्लैश, और उसके बाद कॉमा दे करके अबाउट फंक्शन का नाम। यहाँ कॉमा लगा के रख देते हैं ताकि आगे अगर कोई और फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो हमने एक राउट पहले से बना होता है, दो और हमने राउट क्रिएट किया URL के रूप में, है ना। तो अब हमारा काम कहाँ तक का हो गया बच्चा लोग, हाँ क्या किए ये, अच्छा अंदरवा में। ये इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि समझो एक बात को, कहाँ गया सिम, ये रहा। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ बिना, अब ऐसा हम चाहेंगे कि होम लिखें तब होम पेज खुले, कि जो डिफॉल्ट URL है उसी पे होम पेज खुले, इसीलिए हम ऐसा लिए। समझ में आया। अब एक बार क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। अब प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, और क्या लिखेंगे, python manage.py run server। और जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, क्या बात है। अब देखो क्यों वहाँ खाली छोड़े थे, समझ में आया। एक बार में समझ जाएगा आदित्य, देख इसलिए छोड़े थे क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ लिखें स्लैश दे के तब खुले, नहीं बाय डिफॉल्ट इसी पे खुले वो पेज होम वाला, इसलिए कुछ नहीं डाले थे, उसको ब्लैंक रखे थे, है ना। ये तो पहल का पेज खुला। अब अबाउट वाला पेज खोलना है तो या तो नेविगेशन बार बनाओ या फिर स्लैश लगा के करो। तो अभी टेम्पररी तो ठीक है, नहीं तो आफ्टर ऑल तो बनाना ही पड़ेगा नेविगेशन बार। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अबाउट अस। कि अबाउट हम क्या दिए थे, अब देखो कहा दिए थे, रुक जा रहा। अरे देवा, अरे कुछ गलत नहीं है, सुनो जरा। ये हम नहीं लिखते वहाँ पे, हम स्लग वाला बतवा लिखते हैं वहाँ पे, ये नहीं लिखते हैं। ये यहाँ वही लिखेंगे जो कहाँ बनाए थे, जो फंक्शन बनाए थे। अगर ये बड़का लिखे थे होते तो यहाँ भी हम क्या लिखते, ये बड़का लिखते हैं। अगर ये यहाँ पे क्या लिखे होते, छोटा लिखे हुए रहते, तो यहाँ भी ये क्या देते, छोटा हूबहू। लेकिन ये जो है ये तुम्हारा राउट है, इस राउट पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये समझो। तो ये जो राउट में जैसे लिखल है, अगर यहाँ हम राउट में लिख दिए समोसा, तो वहाँ समोसा लिखेंगे तभी अबाउट का पेज रेंडर होगा।
है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ ये बताओ, अबाउट अस। तो मेरे भाई अब यहाँ क्या लिखेंगे, अबाउट लिखेंगे ऐसे तो खुलेगा नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, अबाउट अस लिखेंगे तब ये पेज रेंडर होगा। हुआ? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग का हंसी खुशी आज के लिए छुट्टी।